नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 भाग 8 तक देखा था। भाग 8 में मैंने आपको दांत की संरचना और जीभ के बारे में बताया था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे भाग 9 के अंतर्गत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमने जो आपसे भाग 8 में क्वेश्चंस किए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि एक दांत के कितने भाग होते हैं। तो एक दांत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? क्राउन, नेक और रूट। क्राउन जिसे हिंदी में शिखर कहा जाता है, नेक जिसे हिंदी में ग्रीवा कहते हैं और रूट जिसे हिंदी में जड़ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि कृंतक और रदनक में कितने जड़ पाए जाते हैं और अग्रचौड़क तथा चौड़क में कितने जड़ पाए जाते हैं। तो कृंतक और रदनक में 1 जड़ पाया जाता है, जबकि अग्रचौड़क और चौड़क में 2 या 3 जड़ें पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे किया था कि दांतों में सीमेंट का क्या कार्य है। तो दांतों में सीमेंट का कार्य है कि दांत को जबड़े की हड्डी में जमाए रखना। चौथा क्वेश्चन आपसे किया गया था कि दांत के किस भाग में रक्तवाहिनियां, संयोजी, ऊतक और तंत्रिका तंतु मिलते हैं। तो दांत के पल्प कैविटी यानी मज्जा गुहा में रक्तवाहिनियां, संयोजी, ऊतक और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन किया गया था कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो वो दांत पर पाए जाने वाला एनेमल है। छठवां और आखिरी क्वेश्चन किया गया था कि जीभ की ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती हैं जिनसे हमें स्वाद की जानकारी होती है। तो जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं यानी इंग्लिश में टेस्ट बड्स कहते हैं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा हम स्वाद का अनुभव करते हैं। तो आपने भाग 8 तक मुख और मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको आहार नाल के बारे में बता रहा था, आहार नाल की संरचना के बारे में। तो आहार नाल में कौन कौन सी संरचना पाई जाती हैं? मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी व ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। आपने भाग 8 तक मुख एवं मुख गुहा की संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अब भाग 9 में हम आपको ग्रसनी एवं ग्रास नली के बारे में बताएंगे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। भाग 9 का टॉपिक है आहार नाल का दूसरा भाग, ग्रसनी एवं ग्रास नली। इंग्लिश में इसे कहते हैं फेरिंग्स एंड ग्रास नली को इंग्लिश में कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस। सबसे पहले हम ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं। ग्रसनी क्या है इसको हम फिगर के द्वारा पहले समझेंगे। ये है आपका नासा छिद्र जो कि श्वास नली तक जाता है। सब आपने यहाँ तक पढ़ लिया मुख एवं मुख गुहा के बारे में। आपने ये पढ़ा ये हार्ड पैलेट होता है, ये सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट का अंतिम छोर यूवुला कहलाता है। अब आप पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी कौन कौन से भाग है, यहाँ से लेकर आपको दूसरे कलर से दिखाते हैं। ग्रसनी यहाँ से शुरू है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ये पूरा भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला नासोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स क्योंकि ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स कहा जाता है, इसीलिए इनका जो नाम है वो हिंदी में नहीं है। इसको आपको इंग्लिश में ही याद करना होगा, नासोफेरिंग्स। हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देंगे, इंग्लिश ही वर्ड याद करिए। ये सब फिजियोलॉजी पूरा इंग्लिश याद करिए। नासोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स। 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 इसको भी इंग्लिश में लैरिंगोफेरिंग्स ही कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक का भाग,
ये कहलाता है नासोफेरिंक्स। फिर यहाँ से ये पूरा जो भाग है, इतना भाग, ये भाग कहलाता है ओरोफेरिंक्स। और फिर ये जो भाग है, ये जो भाग बचा है, इसको हम रेड से दिखा दें, ये जो भाग बचता है ये कहलाता है लैरिंगोफेरिंक्स। ध्यान से समझिएगा, मुख और मुख गुहा आपने पढ़ लिया, अब आपको इसके आगे के पार्ट्स के बारे में पढ़ने हैं। तो मुख गुहा के पीछे, ये हो गया आपका मुख गुहा। मुख गुहा के पीछे एक कीपाकार भाग होता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासोफेरिंक्स जो कि ऊपरी भाग है ग्रसनी का, ओरोफेरिंक्स जो कि ग्रसनी का मध्य भाग है, लैरिंगोफेरिंक्स जो कि ग्रसनी का निचला भाग है। ठीक है, अब हम इनके कुछ बारे में पढ़ेंगे। नासोफेरिंक्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, आप अगर नासोफेरिंक्स को देखें तो कहाँ खुल रहा है, यहाँ पर। नासोफेरिंक्स में हमारी जो नाक की 2 छिद्र हैं, ये छिद्र कहलाती हैं अंतःनासा छिद्र या नॉस्ट्रिल्स इंग्लिश में कहते हैं। तो ये 2 होती हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो ये दोनों जो नली होती हैं वो कहाँ ओपन होती हैं, इसी जगह पर ओपन होती है। कहाँ पर, नासोफेरिंक्स में। साथ ही साथ हमारा जो कान होता है, कान से एक जोड़ी नलिका आती है, एक कान से एक नली आती है और दूसरे कान से दूसरी नली आती है। ये दोनों नलियाँ कहाँ खुलती हैं, नासोफेरिंक्स में ही खुलती हैं। ध्यान देंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस जगह पर कौन सी नली खुलती है। तो नासोफेरिंक्स में जो अंतःनासा छिद्र है, एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र जिसे नॉस्ट्रिल कहते हैं, खुलता है। दूसरा, एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका किसे कहते हैं, यूस्टेकियन नलिका जो कान से आती है, कान से एक नली आती है जो कहाँ पर खुलती है, यहाँ पर नासोफेरिंक्स में। आपने चीज़ें महसूस की होंगी बचपन में, जब कान दर्द होता था तो कभी कभी तेल आपको डाले जाते थे कान में, या कान का जो भी ड्रॉप होता था जब डालते हैं तो उसका टेस्ट मुंह में आता है। किसके माध्यम से, क्योंकि कान में एक नली होती है जो हमारे मुख गुहा के पीछे ग्रसनी के नासोफेरिंक्स में आकर खुलती है, इसलिए हमें हल्की टेस्ट महसूस होती है उन चीज़ों का। ठीक है, तो फिर से हम एक बार आपको बता दें कि मुख गुहा के पीछे कीपाकार नली होती है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के 3 भाग हैं, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। ग्रसनी का जो ऊपरी भाग है वो नासोफेरिंक्स कहलाता है, ग्रसनी का मध्य भाग ओरोफेरिंक्स कहलाता है और ग्रसनी का निचला भाग लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है। सबसे पहले हम नासोफेरिंक्स के बारे में पढ़ते हैं। नासोफेरिंक्स तालु, यानी ये जो है तालु, तालु के ऊपरी भाग में चौड़ा और कोमल भाग है जिसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र, ये जो नली है यहाँ से जो गई है वो अंतःनासा छिद्र खुलती है। याद करते चलेंगे, नासोफेरिंक्स में एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र खुलती है तथा मध्य कर्ण, कर्ण के भी कई भाग होते हैं, उसमें से एक भाग जिसका नाम मध्य कर्ण है, मिडिल ईयर, उसमें से एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका निकलती है जो आकर नासोफेरिंक्स में खुलती है। मध्य कर्ण से जो नली आती है वो कहलाती है, उस नली का नाम है यूस्टेकियन नलिका। ये भी खूब पूछा जाता है कि मध्य कर्ण से निकलने वाली नली को क्या कहते हैं, यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। यूस्टेकियन नलिका ग्रसनी के किस भाग में खुलती है, तो ग्रसनी के नासोफेरिंक्स भाग में खुलती है। क्लियर है नासोफेरिंक्स के बारे में। देखिए, जो खाना हम खाते हैं वो ऐसे इस माध्यम से होकर यहाँ आता है, नासोफेरिंक्स में खाना नहीं पहुँच पाता। मतलब जो हम देख पा रहे हैं अंदर का, मुंह के अंदर का भाग जो हम देख पाते हैं वो ओरोफेरिंक्स को हम देख पाते हैं। ओरोफेरिंक्स के ऊपर वाला जो भाग होता है तो उसे हम नासोफेरिंक्स कहते हैं। नासोफेरिंक्स की विशेषता क्या है, तो नासोफेरिंक्स वह भाग है जहाँ पर एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र खुलता है, साथ ही साथ मध्य कर्ण से आया हुआ एक जोड़ी मतलब 2, एक इधर से और एक इधर से, 2 यूस्टेकियन नलिका कहाँ पर खुलती हैं, नासोफेरिंक्स में। क्लियर। अब आते हैं ओरोफेरिंक्स को समझेंगे। ओरोफेरिंक्स क्या है, तो ओरोफेरिंक्स मुख गुहा के जस्ट पीछे स्थित होता है और ओरोफेरिंक्स की विशेषता ये है कि ओरोफेरिंक्स में 2
ऐसे लिखेंगे, ओरोफैरिंक्स में लिम्फ ग्रंथियों लिम्फ ग्लैंड्स से बनी दो अंडाकार पैलेटाइन टॉन्सिल्स ओरोफैरिंक्स के दोनों ओर स्थित होता है। बात समझ में आई? ओरोफैरिंक्स में ही जो हमने आपको टॉन्सिल के बारे में बताया था ना, टॉन्सिल्स के बारे में, जो टॉन्सिल्स पाए जाते हैं वो ओरोफैरिंक्स में पाए जाते हैं। तो ओरोफैरिंक्स की खास बात ये है कि ये मुख गुहा के पीछे का भाग है, जिसे हम ग्रसनी का मध्य भाग भी कह सकते हैं। ग्रसनी का मध्य भाग किसे कहेंगे? ओरोफैरिंक्स का। ग्रसनी का ऊपरी भाग नासोफैरिंक्स, मध्य भाग ओरोफैरिंक्स और निचला भाग लैरिंगोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स की विशेषता यह है कि इसमें लिम्फ ग्रंथियों से बना दो अंडाकार शेप में पैलेटाइन टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बस ये था इंपॉर्टेंट ओरोफैरिंक्स का। आइए लैरिंगोफैरिंक्स को देखते हैं। लैरिंगोफैरिंक्स ग्रसनी के, मध्य ग्रसनी के, या कह सकते हैं तालू के निचला भाग, या कह सकते हैं कंठ। ये जो आप देख रहे हैं ना कंठ, ये कंठ है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। यहीं पर साउंड बॉक्स भी होता है जिससे आवाज़ निकलती है। कंठ के पीछे का भाग है, इसी के जस्ट पीछे का भाग है। आप देख रहे हैं ये कंठ है और इसी कंठ का लैरिंग्स, जो को इंग्लिश में हिंदी में कंठ कहते हैं। मतलब कंठ को इंग्लिश में हम लैरिंग्स कहते हैं और लैरिंग्स के जस्ट पीछे का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैरिंगोफैरिंक्स। लैरिंगोफैरिंक्स, इसकी विशेषता क्या है? आप देख रहे हैं लैरिंगोफैरिंक्स में ही, ये आप देख रहे हैं आगे की तरफ, जो आगे की तरफ नली जो दिखती है ना, आप छू सकते हैं इसे। इस नली को कहते हैं श्वास नली, जिससे सांस लेते हैं हम। ये है श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया। श्वास नली आगे होती है, श्वास नली आगे है। इसके जस्ट पीछे है ये ग्रास नली। इसके जस्ट पीछे क्या है? ग्रास नली। और ग्रास नली के पीछे भी पाया जाता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड, या हम कह सकते हैं इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। समझ में आया? ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए ये हो गया श्वास नली जो आगे की तरफ होता है। श्वास नली के जस्ट पीछे जो नली है ये कहलाता है ग्रास नली। ग्रास नली, यही जिसको आपको बताना है। अभी इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ग्रास नली के बारे में। अभी समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से लिखिएगा। आप यहाँ पर देखिए श्वास नली का ये जो है ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है ये। ठीक है, ये इसका लैरिंग्स भाग है। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? इस ओपनिंग को कहते हैं श्वास नली के मुख द्वार को कहेंगे। श्वास नली के मुख द्वार को क्या कहा जाता है? श्वास नली के मुख द्वार को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं घाटी द्वार। घाटी द्वार, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्लॉटिस। सब कुछ याद करेंगे। श्वास नली के मुख द्वार को क्या कहते हैं? मतलब जैसे एक ये श्वास नली का पाइप है ना, तो इसके ओपनिंग वाले पार्ट को, इस पार्ट को कुछ नाम दिया जाता है। इनका भी है, इनका भी नाम है, इनका भी एक नाम है। तो जो श्वास नली के मुख द्वार है उसका नाम क्या है? घाटी द्वार, जिसे इंग्लिश में ग्लॉटिस कहते हैं। अब अगर आप इस भाग को देखें, ये जो है वो क्या कहलाता है? ग्रास नली। ग्रास नली के मुख द्वार को क्या कहते हैं? ग्रास नली के मुख द्वार को इंग्लिश में गलेट कहते हैं और हिंदी में अभी इसकी जानकारी नहीं है। वैसे हिंदी नहीं याद करिए, इंग्लिश याद करिए कि ईसोफेगस का जो ओपनिंग है, ईसोफेगस का ओपनिंग यानी ये भाग, ये क्या कहलाता है? गलेट कहलाता है। गलेट। ठीक, तो श्वास नली का मुख द्वार क्या है?
घाटी द्वार ग्लाटिस, ग्रास नली का मुख द्वार किसे कहते हैं? गलेट को कहते हैं। अब देखिए जो श्वास नली है, श्वास नली का जो मुख द्वार है और ग्रास नली का जो मुख द्वार है, ये दोनों के दोनों, देखिए श्वास नली का मुख द्वार और ग्रास नली का मुख द्वार, ये दोनों को दोनों कहाँ खुलते हैं? लैरिंगोफैरिंग्स में, इस रीजन में खुलते हैं। लैरिंगोफैरिंग्स इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लैरिंगोफैरिंग्स में श्वास नली का मुख द्वार तथा ग्रास नली का मुख द्वार दोनों खुलता है। अगर जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो ये कि श्वास नली और ग्रास नली दोनों एक ही स्थान पर खुलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा तो लैरिंगोफैरिंग्स, क्लियर रखिए, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है ग्रसनी। ठीक है, आपसे इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि श्वास नली और ग्रास नली एक ही स्थान पर खुलते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को ग्रसनी कहते हैं। अब अगर आपको नॉलेज तो लेनी है कि ग्रसनी के किस भाग में खुलते हैं, लैरिंगोफैरिंग्स, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ग्रसनी भी पूछ सकते हैं, लैरिंगोफैरिंग्स भी पूछ सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो याद रखेंगे, अगर ऑप्शन ग्रसनी है तब भी सही है, अगर ऑप्शन में लैरिंगोफैरिंग्स है तो लैरिंगोफैरिंग्स एकदम सही होगा, क्योंकि लैरिंगोफैरिंग्स में ही खुल रहा है। श्वास नली का मुख द्वार और ग्रास नली का मुख द्वार दोनों कहाँ खुलते हैं? लैरिंगोफैरिंग्स में। ये हो गया ग्रसनी के बारे में संपूर्ण जानकारी। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संरचना, ऐसी एक संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना होती है वो एक ट्रैक्टर के ऊपर, जो साइलेंसर के ऊपर होता है ढक्कन, वैसे ही ये पाई जाती हैं। इस ढक्कन को क्या कहते हैं? इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इसका रोल क्या है? तो जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस खाने के वजन से ऐसे गिर जाता है, तो गिरने की वजह से क्या हो जाएगा? ये इस द्वार को बंद कर देगा, श्वास नली के द्वार को बंद कर देगा और भोजन कहाँ चला जाएगा? ग्रास नली में चला जाएगा। यानी श्वास नली के घाटी द्वार पर एक उपास्थि बना लचीला ढक्कन पाया जाता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। बस ये हो गया ग्रसनी के बारे में। आइए ग्रास नली को भी समझ लेते हैं, तब एक साथ हम लिखेंगे। अब ये देखिए, ये जो भाग है वो है ग्रास नली। हम इसको मिटाकर फिर से आपको बना के दिखाते हैं। आपको ये सारी चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। फिगर बना के याद करिएगा। अगर हमने फिगर अभी इरेज कर दिया तो आप बैक करके पॉज करके फिगर बना लीजिएगा। ये चला जाता है श्वास नली और यहीं पर ये एपिग्लॉटिस होता है, ये है सॉफ्ट पैलेट और यहाँ से ये चला आता है ग्रास नली। ये हो गया श्वास नली जिसमें ऐसे रिंग्स पाए जाते हैं और इसमें कुछ भी रिंग्स नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया आपका ग्रसनी रीजन, जिसके बारे में आपको बता दिया गया। ग्रसनी कहाँ खुलता है? देखिए, मुख गुहा के बाद आता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली यानी ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कहाँ पर खुलती है? एक जे आकार के थैलीनुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? अमाशय। जे आकार के थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम अमाशय कहते हैं। ठीक है। ग्रास नली एक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना है, जो एक जे आकार के थैलीनुमा संरचना, जे आकार, देखिए जे आकार है ना, जे आकार के थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे अमाशय कहते हैं। ग्रास नली के बारे में, ग्रास नली की जो दीवार है उसमें श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस शब्द से परिचित हो जाइए, बहुत आएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। श्लेष्मा ग्रंथि या म्यूकस ग्लैंड
एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे श्लेष्म का स्राव होता है। श्लेष्म जिसे इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। श्लेष्म ग्रंथियां जिससे श्लेष्म का स्राव होता है। श्लेष्म एक तरल है जो हर चीज़ को बहुत ही चिकनाहट पैदा करता है, किसी भी चीज़ को अगर वो उसमें मिक्स हो जाता है तो। श्लेष्मा ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ग्रास नली की भित्ति पर। और वे क्या करती हैं? इनसे लगातार श्लेष्म का स्रावण होता है। हम जो भी भोजन खाते हैं वो भोजन जब ग्रास नली में आती है तो ग्रास नली में फंसे नहीं, इसलिए ग्रास नली में श्लेष्म का स्राव होता रहता है जो भोजन में मिक्स होती हैं, जिससे भोजन तरल और लसदार हो जाता है, जिससे वो सरक कर सीधे कहाँ आ जाता है? आमाशय में। जो भोजन है वो सरक के कहाँ चला आता है? आमाशय में। ध्यान देंगे, ग्रास नली में कुछ खास नहीं है। ग्रास नली एक पाइप है जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे श्लेष्म का स्राव होता है। और ये श्लेष्म क्या करता है? भोजन को बहुत ही तरल कर देता है, लसदार कर देता है, जिससे ये सरक के तुरंत कहाँ चले आए? आमाशय में। साथ ही साथ ग्रास नली की जो दीवार हैं, ग्रास नली की जो दीवारें हैं, ये दीवार और ये दीवार, इनमें एक प्रकार की गति होती है, इस तरह से तरंग वाली गति। इसी गति को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति पूछा गया है, नीट में ही पूछा गया है। भोजन ग्रास नली में किस गति द्वारा आमाशय में आती है? तो भोजन ग्रास नली की कर्माकुंचन गति, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा भोजन ग्रास नली से आमाशय में आता है। भोजन जो मुख गुहा से आया है ग्रास नली में, वो ग्रास नली में अटके नहीं। अटक सकता है ना, पाइप है, तो ये इसलिए कि वो अटके नहीं, ऐसी इस तरह से एक संवेग के रूप में एक गति होती है। इनकी दीवारों में ऐसे ऐसे गति लगातार होती रहती है, जिससे जो भी भोज्य पदार्थ है वो नीचे सरकते रहे। साथ ही साथ इनके दीवारों पर श्लेष्म का स्राव होता रहता है, जिससे वो दीवारें सूखी ना हो। अगर सूखी होंगी तो कोई भी भोज्य पदार्थ उस पर चिपक जाएगा, तो उनका जो दीवार होता है हमेशा श्लेष्म से गीला रहता है, जिससे कोई भी भोजन हो वो आसानी से सरक के कहाँ चला जाए? आमाशय में चला जाए। बात समझ में आई? ये ग्रास नली की कुछ विशेषताएं थी। जो क्वेश्चन ग्रास नली से पूछे जाते हैं वो ये कि ग्रास नली में भोजन किस गति द्वारा आमाशय में जाता है? कर्माकुंचन गति या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा। दूसरा कि ग्रास नली में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ग्रास नली में श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लगातार श्लेष्म का स्राव होता है। वो श्लेष्म क्या करता है? भोजन को तरल और लसदार बना देता है, जिससे ये आमाशय में आसानी से आ सके। अब एक चीज़ और देखिए, ग्रास नली का वह भाग जो आमाशय में खुलता है उसे हम कहते हैं कॉर्डिया कहते हैं। और ये जो कॉर्डिया है वो एक अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होती है। इसे हम अवरोधनी भी कह सकते हैं या फिर हम इसे कपाट भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्फिंक्टर कहा जाता है। स्फिंक्टर कहिए या स्फिंक्टर। तो जो ग्रास नली आमाशय में जिस जगह पर खुलता है उस भाग को कॉर्डिया कहते हैं। और वहाँ पर एक अवरोधनी कपाट होता है जिसे हम ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, या फिर इसको आमाशय के भाग के नाम से याद रखेंगे। आमाशय के बारे में भी समझ लेते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक होता है कॉर्डियक भाग, दूसरा होता है फंडिक भाग, तीसरा होता है पाइलोरिक भाग। कॉर्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। ठीक, अब देखिए ये है इसका कॉर्डियक भाग। यहाँ से लेकर ये पूरा भाग क्या कहलाता है? कॉर्डियक भाग। इसी के नाम पे पड़ा है कॉर्डिया।
ग्रास नली का वह भाग जो अमाशय में खुलता है उसे हम कॉर्डिया कहते हैं, और इसी के नाम पर यहाँ अमाशय का ये जो भाग है उसे हम कॉर्डियक भाग कहते हैं। ये जो भाग है ये फंडिक भाग है, और ये जो भाग है अमाशय का वह भाग जो छोटी आंत में खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक भाग। तो यहाँ पर जो ग्रास नली का जो खुलना है, ग्रास नली का खुलना, अमाशय में ओपनिंग खुलने की प्रक्रिया जो है वो नियंत्रित होती है एक अवरोधनी या कपाट के द्वारा। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एक दरवाज़ा है, ऐसे सीधे समझिए, यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा है, उसी दरवाजे को हम क्या कहते हैं, अवरोधनी कहते हैं या कपाट कहते हैं या इंग्लिश में स्फिंक्टर कहते हैं। लेकिन हर स्फिंक्टर का अपना अलग नाम होता है। इस जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को हम क्या कहते हैं, इसी के नाम पे पढ़ा है, कॉर्डियक। तो इसे कहेंगे कॉर्डियक अवरोधनी। इस दरवाजे को क्या कहेंगे, कॉर्डियक अवरोधनी, या हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, कॉर्डियक स्फिंक्टर, कॉर्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। मतलब कि जो ग्रास नली से जो भोजन आता है, जब भोजन आएगा तो ये कॉर्डियक स्फिंक्टर खुल जाता है, ये दरवाज़ा खुल जाता है, भोजन कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब जब भोजन यहाँ चला जाता है तुरंत दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। क्यों दरवाज़ा बंद हो जाता है? देखिए, दरवाज़ा यानी कपाट क्यों बंद हो जाता है, जिससे जो भोजन अमाशय में है ना वो बाहर ना आ सके, ग्रास नली में वापस ना जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम उल्टे खड़े भी होते हैं तब भी खाना बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये दरवाज़ा क्या होता है, बंद होता है। ये दरवाज़ा क्यों लगा है कि जिससे खाना ईसोफेगस से ग्रास नली अमाशय में आ तो जाए लेकिन अमाशय से वापस ना जा सके, वापस बाहर ना आ सके। जब वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं, तब उसमें ये चीज़ें सही से कार्य नहीं कर पाता और उसी वजह से जो भोजन अमाशय में वो बाहर निकल आता है। ध्यान देंगे, अमाशय से भोजन वापस ग्रास नली में ना जा सके, इसीलिए एक अवरोधनी होती है जिसे हम कॉर्डियक अवरोधनी कहते हैं। सबका लोकेशन पूछा जाता है तो याद रखेंगे कि ग्रास नली और अमाशय के बीच में जो अवरोधनी पाई जाती है उसे हम कॉर्डियक अवरोधनी कहते हैं, जो भोजन को अमाशय से ग्रास नली में जाने नहीं देता। लेकिन ये जो होता है कॉर्डियक स्फिंक्टर या कॉर्डियक अवरोधनी बच्चों में कम सक्रिय होता है, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते हैं और उगलते भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये जो आपका कॉर्डियक अवरोधनी है ये बच्चों में कम सक्रिय होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ये सक्रिय हो जाता है और तभी खुलेगा जब भोजन जाएगा तो खुल जाएगा और तुरंत बंद हो जाता है, जिससे कि कोई भी भोज्य पदार्थ अमाशय से वापस इसमें ना जा सके। अभी बस इतना ही, अमाशय तक आप पढ़िए, ठीक। अब आप कुछ पॉइंट्स हैं उसको पहले लिख लीजिए, तब हम इसके आगे बताते हैं कि छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। आपने पढ़ा ग्रसनी के बारे में, ग्रास नली के बारे में, अमाशय के बारे में। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ग्रसनी के बारे में क्या पढ़ा? ग्रसनी मुख गुहा के पीछे कोमल भाग है जिसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नासोफेरिंक्स, ग्रसनी के ये भाग नासोफेरिंक्स, ये भाग ओरोफेरिंक्स और ये भाग लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है। नासोफेरिंक्स के बारे में आपने क्या जाना? यह तालू के ऊपर का भाग है तथा इसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र तथा एक जोड़ी मध्यकर्ण से आई हुई यूस्टेकियन नलिका निकलती है। फिर आपने ग्रसनी के ओरोफेरिंक्स के बारे में जाना। ओरोफेरिंक्स मुख गुहा के पीछे का भाग है जिसमें लिम्फ ग्रंथियों से बने 2 अंडाकार पैलेटाइन टॉन्सिल्स पाए जाते हैं और टॉन्सिल्स का क्या यूज़ है मैंने आपको बताया है। लैरिंगोफेरिंक्स के बारे में, लैरिंगोफेरिंक्स वह भाग है जहाँ पर श्वास नली का मुख द्वार जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं खुलता है तथा ग्रास नली का मुख द्वार जिसे हम गलेट कहते हैं खुलता है, ठीक। फिर आपने ग्रास नली के बारे में पढ़ा। ग्रास नली एक 25 सेंटीमीटर लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जो जे आकार के थैलीनुमा अमाशय में खुलती है। ग्रास नली की भित्ति में श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे श्लेष्म का स्राव होता है जो भोजन को तरल और लसदार बनाता है जिससे भोजन सरक कर अमाशय में आ सकता है। ग्रास नली की दीवारों में एक गति होती है जिसे हम क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं जिसके द्वारा भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आता है। अमाशय के बारे में आपने पढ़ा। अमाशय जे आकार की संरचना है जिसमें 3 भाग होते हैं, कॉर्डियक भाग, फंडिक भाग, पाइलोरिक भाग।
कॉर्डियक भाग जो होता है वो ग्रास नली के पास खुलता है, मतलब कह सकते हैं कि ग्रास नली अमाशय के कॉर्डियक भाग में खुलता है। और यहाँ पर एक दरवाजा होता है, एक कपाट होता है, एक अवरोधनी होता है जिसे हम कॉर्डियक अवरोधनी कहते हैं, जो भोजन को अमाशय से ग्रास नली में जाने से रोकता है। फिर आपने पढ़ा इस भाग को कहते हैं फंडिक भाग, इस भाग को कहते हैं पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग छोटी आंत में खुलता है। अभी इतना ही समझें, आप इसको लिख लीजिए। आप हेडिंग डालेंगे दूसरा, ग्रसनी एवं ग्रास नली। इंग्लिश में से कहेंगे फेरिंग्स एंड इसोफेगस। और इसमें आप लिखेंगे मुख गुहा के पीछे एक कीपाकार संरचना होती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, डैश करके। पहला आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, पहला नासोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स। और इसमें आप लिखेंगे नासोफेरिंग्स में, इसकी इंग्लिश भी आप जरूर लिखेंगे, नासोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स में लिखेंगे कि नासोफेरिंग्स तालू के ऊपर चौड़ा व कोमल भाग है जिसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र, एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र जिसे इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स, तथा मध्यकर्ण से निकली एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका खुलती है। ठीक, एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका खुलती है। बस नासोफेरिंग्स के बारे में इतना ही। आप फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे, दूसरा पार्ट कौन सा, ओरोफेरिंग्स। दूसरा भाग ओरोफेरिंग्स। आप इसके बारे में लिखेंगे ओरोफेरिंग्स के बारे में कि ओरोफेरिंग्स मुख गुहा का पीछे का भाग है जिसमें लिम्फ ग्रंथियों से बने 2 अंडाकार पैलेटाइन टॉन्सिल, 2 अंडाकार पैलेटाइन टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ओरोफेरिंग्स ग्रसनी का मध्य भाग होता है। फिर आप तीसरा हेडिंग डालेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। और इसमें लिखेंगे कि यह कंठ के पीछे का भाग है, कंठ या लैरिंग्स के पीछे का भाग है जिसमें श्वास नली का मुख द्वार जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, जिसे घाटी द्वार या ग्लॉटिस कहते हैं खुलता है, तथा ग्रास नली का मुख द्वार जिसे गलेट कहते हैं खुलता है। यानी लैरिंगोफेरिंग्स श्वास नली और ग्रास नली दोनों के मुख द्वार का एक कॉमन ओपनिंग कहलाता है। ये हो गया ग्रसनी के तीनों भाग के बारे में। अब इसमें आप लिखेंगे लैरिंगोफेरिंग्स में एक और पॉइंट लिख लेंगे कि श्वास नली के मुख द्वार यानी घाटी द्वार के ऊपर एक उपास्थि का बना लचीला ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह भोजन को मुख गुहा से श्वास नली में जाने से रोकती है। बस ये हो गया आपका ग्रसनी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब आप अगली लाइन से लिखेंगे ग्रसनी ग्रास नली में खुलती है। ग्रास नली एक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जो जे आकार के थैलीनुमा संरचना जिसे आमाशय कहते हैं, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, में खुलती है। ठीक, फिर लिखेंगे ग्रास नली की भित्ति में श्लेष्मा ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे श्लेष्म यानी म्यूकस का स्राव होता है जो भोजन को तरल
तथा लसदार बनाता है, जिससे भोजन ग्रास नली से आसानी से आमाशय में आ सके। फिर आगे लिखेंगे, ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति यानी इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिससे भोजन लगातार सरकता हुआ आमाशय में जाता रहता है। ग्रास नली का आमाशय में खुलना एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। इस पेशीय अवरोधनी या कपाट को कॉर्डियक स्फिंक्टर या कॉर्डियक अवरोधनी या कपाट कहते हैं। कॉर्डियक अवरोधनी या कपाट आमाशय में उपस्थित भोजन को ग्रास नली में वापस जाने से रोकता है। ये हो गया आपका दूसरा ग्रसनियोम ग्रास नली संपूर्ण जानकारी। अब आप तीसरा हेडिंग डालेंगे, आमाशय। आमाशय हेडिंग डाल के लिखेंगे, आमाशय देह गुहा में ऊपरी बाएं भाग में स्थित होती है। मतलब हम ऐसे खड़े हैं, हमारा बायां भाग कौन सा होगा, ये भाग, यानी देह गुहा के ऊपरी भाग में इस जगह पर है, इस साइड में है, कौन क्या है, स्टमक यानी आमाशय। यहाँ से भोजन की नली ग्रास नली गई है, जो कि हमारे यहाँ पर जे आकार के स्टमक में खुलती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आमाशय कहाँ पर स्थित होता है, तो देह गुहा के ऊपरी बाएं भाग में, दाएं नहीं, दाएं भाग में लीवर होता है, इस साइड में लीवर है, इधर आपका स्टमक है आमाशय, और उसके जस्ट सामने मतलब दाएं भाग में आपका यकृत है। तो हमारा जो स्टमक है, आमाशय है, वो इस साइड में होता है। तो आमाशय आपने लिखा कि आमाशय देह गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। इसे निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। डैश करके पहला आप लिखेंगे कॉर्डियक भाग, हेडिंग डालेंगे, और इसमें लिखेंगे कि ग्रास नली कॉर्डियक भाग में ही खुलती है। ग्रास नली का वह द्वार जो कॉर्डियक भाग में खुलता है, कॉर्डिया कहलाता है, जो कि कॉर्डियक अवरोधनी यानी कॉर्डियक स्फिंक्टर द्वारा नियंत्रित होता है। यह अवरोधनी, आगे लिखेंगे, यह अवरोधनी भोजन के उद्गलन, आपको शब्द पर ध्यान देना है, उद्गलन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रीगर्जिटेशन यानी भोजन का उद्गलन, मतलब भोजन आमाशय से बाहर ना आ पाए। मतलब कह सकते हैं उद्गलन का जो मतलब होता है वो ये कि भोजन का बाहर आना, तो इसी को रोकता है, रीगर्जिटेशन को ही क्या करता है, ये रोकता है। तो आप लिखेंगे कॉर्डियक अवरोधनी आमाशय से भोजन के उद्गलन को, रीगर्जिटेशन को रोकता है। फिर आप आगे लिखेंगे कॉर्डियक अवरोधनी बच्चों में कम सक्रिय होता है। बस इतना ही समझने के लिए कि बच्चों में कम सक्रिय होता है का मतलब कि आपने देखा है बच्चे दूध पीते हैं, बार वो उगलते रहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है वो सही तरीके से एकदम एक्टिव नहीं होता बच्चों में, इसी वजह से ऐसा होता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे आप पाइलोरिक बारे में। ये जो भाग है पाइलोरिक भाग, हेडिंग डालेंगे पाइलोरिक भाग या पाइलोरिक पार्ट। इसमें आप लिखेंगे कि आमाशय का छोटी आंत में प्रवेश पाइलोरिक भाग द्वारा होता है, जिसका नियंत्रण एक दूसरी अवरोधनी या कपाट करता है, जिसे पाइलोरिक अवरोधनी या इंग्लिश में पाइलोरिक स्फिंक्टर करता है। ठीक है, जिससे आंत में उपस्थित भोजन वापस आमाशय में ना जा सके। बात को समझिएगा। आमाशय का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है, तो आमाशय का पाइलोरिक भाग छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत के किस भाग में खुलता है, तो छोटी आंत का जो प्रथम भाग है वो कौन सा है, आपको बताया गया है। छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी यानी ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम में खुलता है। ठीक है, आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है, तो आमाशय का पाइलोरिक भाग छोटी आंत के
ग्रहणी में खुलता है, जिसका नियंत्रण एक दूसरी अवरोधनी करती है, जिसका नाम है पाइलोरिक अवरोधनी या पाइलोरिक स्फिंक्टर। यह अवरोधनी छोटी आंत में उपस्थित भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकती है। यहाँ से भोजन को आमाशय में जाने से रोकती है। मतलब ये जो अवरोधनियाँ हैं ना, कपाट, इनका कार्य है भोजन के एक ही डायरेक्शन को सुनिश्चित करना कि भोजन सीधे मुख से ग्रासनली में आए, आमाशय में जाए, फिर छोटी आंत में जाए। उल्टा मूवमेंट ना हो, ऐसा ना हो कि छोटी आंत से ये आमाशय में आ जाए, आमाशय से ये इसमें चली जाए। तो इसके लिए ये दरवाजे पाए जाते हैं, ये कपाट पाए जाते हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं, रोकते हैं। ये हो गया आमाशय के बारे में। तो आपने लिखा आमाशय के बारे में। पाइलोरिक भाग को लिखेंगे। आपने लिख लिया पाइलोरिक भाग के बारे में कि आमाशय का पाइलोरिक भाग छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में खुलता है, जिसका नियंत्रण एक अवरोधनी करती है, जिसे हम पाइलोरिक अवरोधनी कहते हैं, जो छोटी आंत में उपस्थित भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकती है। ये हो गया आमाशय तक कंप्लीट। अब आप आमाशय का कार्य देखेंगे। नहीं, इससे पहले एक चीज़ और छूट गया है, फंडिक भाग के बारे में। देखिए, फंडिक भाग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सीधे आप इसमें लिखेंगे फंडिक भाग कॉर्डियक और पाइलोरिक भाग के मध्य का भाग होता है। यानी ये जो कॉर्डियक भाग है, ये पाइलोरिक भाग है, इसके मध्य का भाग क्या है? फंडिक भाग होता है। बस, अब आप हेडिंग डालेंगे आमाशय का कार्य। आमाशय का कार्य। आइए कार्य को देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि आमाशय का क्या क्या कार्य है, क्योंकि उसे याद भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमाशय का कार्य, पहला जो प्रमुख कार्य है आमाशय का, प्रमुख कार्य वो है भोजन का संग्रह करना। भोजन का संग्रह करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि आमाशय का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये मत कहिएगा कि प्रमुख कार्य पाचन करना है। नहीं, हम लोग बचपन से यही सोचते हैं कि हमारे पेट में भोजन पचता है। नहीं, आंत में पचता है। अभी जो आंत आएगा उसमें भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। आमाशय का जो मुख्य कार्य है वो है भोजन का संग्रह करना। हम जो भोजन खा रहे हैं वो चुपचाप यहाँ पर इकट्ठा। दूसरा, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अभी आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के पाचन में सहायक है। प्रोटीन के आंशिक पाचन, कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता, थोड़ा सा पाचन होता है शुरुआत का, इसे हम आंशिक पाचन कहते हैं। आंशिक पाचन होता है, ठीक है। ये दूसरा कार्य है आमाशय का। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन शुरू तो हो जाता है यहाँ पे, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता, आंशिक पाचन होता है, थोड़ा सा बस शुरुआत होता है। बाकी जो कंप्लीट डाइजेशन हमने बताया ना, छोटी आंत में होती है, कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में होती है। तो आमाशय में जठर ग्रंथियाँ यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्राव करती हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में सहायक होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी सिर्फ याद करना है आपको, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मार देता है। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें हमें दिखाई नहीं पड़ता कि कौन सा जीवाणु है कौन सा नहीं है। अगर है तो वो HCl के इफेक्ट से ख़त्म हो जाता है। तो जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आमाशय में, वो क्या करता है? भोजन में उपस्थित जीवाणु को मार देता है। और भी कार्य करता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। HCl का और भी कार्य है। फिलहाल जो कहते हैं ना एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है हमारे आमाशय में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कम खतरनाक नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारा आमाशय बचा रहता है, उसमें लगातार म्यूकस सिक्रीट होती रहती है, तो इसी वजह से वो बचा रहता है। श्लेष्म दीवारें पाई जाती हैं आमाशय की दीवार में, श्लेष्म पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आमाशय का दीवार बचा रहता है HCl के इफेक्ट से। ये हो गया HCl का कार्य।
आमाशय में क्या करता है, जीवाणुओं को, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है। अगला कार्य लिखेंगे कि आमाशय मतलब समझेंगे, अभी लिखेंगे कुछ नहीं। अगला कार्य आमाशय का है कि आमाशय में कुछ चीज़ों का अवशोषण भी होता है, सभी चीज़ों का अवशोषण नहीं होता, लेकिन जैसे शर्करा का अवशोषण होता है, अल्कोहल का सबसे पहले अवशोषण यहीं पर होता है। दूसरा, जल में घुले कुछ पदार्थ या औषधियों का अवशोषण होता है यहाँ पर। साथ ही साथ आप अगर देखें आमाशय के ये जो भाग है, ये कौन सा भाग है, पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग से एक हार्मोन स्रावित होता है। पाइलोरिक भाग की म्यूकोसा से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। समझेंगे, पाइलोरिक भाग के म्यूकोसा से गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है जो जठर रस के स्राव को नियंत्रित करता है कि कब निकलना है कब नहीं निकलना है। इसका नियंत्रण, जठर रस के निकलने का नियंत्रण कौन करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, आमाशय के पाइलोरिक भाग में उपस्थित म्यूकोसा से। भोजन, आमाशय में भोजन एकदम पिस जाता है और एक लेई जैसा बन जाता है। एक बात और याद करते चलिए, जब हम भोजन करते हैं ना मुख गुहा में, तो मुख गुहा में लार निकलती है, लार से जब भोजन मिक्स हो जाता है तब उस भोजन को हम बोलस कहते हैं। ये सब बातें याद करिए। भोजन मुख गुहा में जब पिस कर लार से मिश्र हो जाता है तब उस भोजन को हम बोलस कहते हैं, BOLUS, बोलस कहते हैं। जब वही भोजन आमाशय में आता है, यानी बोलस जब आमाशय में आता है तो आमाशय में HCl और जठर रस इन सबसे मिक्स हो जाता है। अब इसका नाम चेंज हो जाता है। अब इस भोजन को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, काइम। ठीक है, पहले क्या था, भोजन जो हम खाएं मुख गुहा में वो लार से मिश्र हुआ, अब उसे हम क्या कहेंगे, बोलस। फिर बोलस आमाशय में आया, HCl और जठर रस से स्रावित मिक्स हुआ, उसे अब हम कहेंगे काइम। काइम जाता है छोटी आंत में। तो अब आप लिखेंगे हेडिंग आमाशय का कार्य, और आमाशय का कार्य में लिखेंगे आमाशय का प्रमुख कार्य भोजन का संग्रह करना है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जठर रस का स्राव होता है, जिनमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के आंशिक पाचन के लिए सहायक होते हैं। आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मार देता है। आमाशय के पाइलोरिक भाग के म्यूकोसा में गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होती हैं। वह हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथि से जठर रस के स्राव को नियंत्रित करती है। बस ये हो गया संपूर्ण ग्रसनी, ग्रास नली और आमाशय के बारे में। अब इसके आगे जो होगा वो आपको भाग 10 के अंतर्गत बताया जाएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। आज का टॉपिक बस इतना ही। आपने संपूर्ण जानकारी ले ली ग्रसनी, ग्रास नली और आमाशय के बारे में। मतलब जो अब आपने भोजन जो अभी किया है वो अभी कहाँ गया है, आमाशय तक है। अब आमाशय के बाद भोजन जब छोटी आंत में जाएगा अगले भाग में, तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, बार बार समझिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप दे दीजिए। इस भाग से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन है, ग्रसनी के कितने भाग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मध्य कर्ण से निकलने वाली नली को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, श्वास नली का द्वार और ग्रास नली का द्वार एक ही स्थान पर खुलता है, उसे क्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, ग्रास नली की दीवारों पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन, ग्रास नली में कौन सा गति होता है जिसके द्वारा भोजन आमाशय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली का आमाशय में खुलना किस अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, आमाशय के कितने भाग होते हैं। बस इतने क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।